चैनल स्टडी विद राकेश पर आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कैसे अपना पाथ को बदलती है, और वो अगर कोई प्रकाश की किरणें कोई ग्लास स्लैब है उस पर आके पड़ रही है, उससे निकलने के बाद वो कैसे डाइवर्ट होती है, इसको हम देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे अभी तक हमने देखा कि जो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कब करती है जब उसका मीडियम सेम है, उसका माध्यम सेम रहता है तो वो स्ट्रेट लाइन में हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर हो जाती है तो उसका स्पीड बदलता है, जिसके कारण लाइट जो है वो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में नहीं जाती है, तो उसमें हल्का उसको बदलाव आ जाता है, उसमें बेंड कर जाती है। तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। The bending of light when it come from one medium to another medium is called reflection of light। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें एक रे ऑफ इंसिडेंस होगा, एक इंसिडेंस रे है जो आकर के रेक्टेंगुलर ग्लास में पड़ रहे हैं। यहाँ पर पड़े इंसिडेंट है तो ये नॉर्मल हो गया। कोई इंसिडेंट रे पॉइंट 2 पर आकर के रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर आकर के पड़ती है। अब जब 2 पर पड़ती है तो इसको ऐसे सीधे निकल लेना चाहिए था, लेकिन ये सीधे निकलते नहीं है, ये मूव जाती है और ये यहाँ पर आती है। ठीक है, अब ये मूव करके यहाँ पर आती है तो इस पॉइंट मान लो कि वो इसको हम देते हैं वो सी अगर देते हैं इस पॉइंट पर आई तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल हो गया N1 डैश पॉइंट सी पर एक इंसिडेंट यहाँ पर आई, यहाँ पर से आकर के यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको जाना चाहिए था पहले, लेकिन ये वहाँ पर वो कन्वर्ट हो गई, इस डायरेक्शन पे ये होना चाहिए था, ये बदल के ये डायरेक्शन पर आ गई। तो यही जो कहलाता है, यही जो यहाँ जो रे ऑफ लाइट जो इसको इस तरह इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन वो उसका ओरिजिनल जो पाथ है वो बेंड हो करके और मूव करके बदल जाता है, तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसमें हुआ OA आया, तो OA इधर ऊपर में एयर है और एक ग्लास है। तो OA जिस एयर माध्यम में चल रहा है तो इसका स्पीड ऑफ लाइट अलग है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, जिसके कारण इसका एक रिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश जो है वो अपनी लाइन से वो बीच में चल जाती है, तो डाइवर्ट होती है, वो बदल जाती है उसका। अब देख, जितना ज्यादा स्पीड रहे जिस माध्यम में, अगर दूसरे माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा चेंज करेगा तो रिफ्रैक्शन वो ज्यादा होगा। जब माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अगर प्रकाश की किरणों का स्पीड में ज्यादा अंतर होगा तो रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, अपवर्तन भी ज्यादा होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, और इसको स्पीड ऑफ ग्लास में अगर देखा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोनों का स्पीड चेंज कर रहा है, लाइट का स्पीड दोनों में चेंज कर रहा है। लाइट में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दोनों में बदल रहा है, तो इसका जो है वो डेविएशन होगा। अगर दोनों का स्पीड सेम रहता है तो ये डेविएशन नहीं होगा। P2RS एक आयताकार ग्लास स्लैब है, इस पर जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे बनाएगी। क्या इंसिडेंट रे बनाएगी? पर एक नॉर्मल बना, तो ये नॉर्मल पर ये जो एंगल होगा ये इंसिडेंस एंगल होगा, और ये जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, तो देखा जाए ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे
जब एयर से ग्लास में आएगा, जब एयर से ग्लास में आएगा तो उसका स्पीड घटेगा, लेकिन जब ग्लास से फिर यहाँ पर ये आएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर जब ये इसमें आएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। फिर ग्लास से फिर एयर में आएगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है वो होता है कि जिसमें रे ऑफ लाइट का स्पीड जो है वो ज्यादा हो। जब लाइट का स्पीड ज्यादा होता है तो वो मीडियम जो कहलाता है वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है। और जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है वो सघन माध्यम कहलाता है। रेयर और मीडियम, रेयर और डेंसर, विरल और सघन माध्यम जो होता है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहा जाता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। वो रेयर मीडियम जो हो गया उसमें प्रकाश का चालन स्पीड अधिक होगा और डेंसर मीडियम में प्रकाश का स्पीड कम होगा। अब रेयर और डेंसर मीडियम सर विरल और सघन माध्यम को हम लोग दर्शाना है, तो विरल और सघन माध्यम दर्शाने के लिए हम एक दूसरे में कंपैरिजन करेंगे कौन सा माध्यम में स्पीड बढ़ रहा है, कौन से माध्यम में स्पीड कम रहा है। इस माध्यम में स्पीड प्रकाश का स्पीड ज्यादा होगा वो रेयर हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, और जिसमें स्पीड का जिस माध्यम में स्पीड कम होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरणें रे ऑफ लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर हो जाता है, नॉर्मल जो होता है उसकी ओर बेंड करता है। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब वो प्रकाश की किरणें मुड़ करके अभिलंब से दूर हो जाती है। इसको हम डायग्राम से देख रहे हैं। ग्लास का स्लैब है, इसमें इधर एयर है और इधर है ग्लास। दो ऐसा लेते हैं, इस रे इंसिडेंस रे आया यहाँ पर। जब इंसिडेंस रे इस पर आया तो एयर ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है एयर के मुताबिक। तो जब ये सघन माध्यम है तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ के बाद यहाँ पर ये नॉर्मल होता है, तो ये इसको रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन जब कोई रे ऑफ लाइट ग्लास में है, पहले ग्लास में और इसके बाद ये निकल रहा है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस रे हो गया। अगर रे ऑफ लाइट ग्लास से जब बाहर जाएगा तो ये नॉर्मल है, इसको जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन ये बेंड होकर के ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो अभिलंब की ओर आता है। तो ये हो गया। हम देखते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उससे कैसे इंसिडेंट रे उसमें पड़ता है, उससे बाहर कैसे निकलता है, एक डायग्राम देखते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, पर एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे आया। इंसिडेंट रे आने के बाद फिर जिस पॉइंट पर एक ग्लास स्लैब से मिला, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ, एक नॉर्मल एकदम इन बैक ड्रॉ। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू दोनों में स्पीड का अंतर है। ग्लास एयर और ग्लास में स्पीड का अंतर है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ये क्योंकि एयर रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो ये अभिलंब की ओर हो जाएगा। तो ये जो रे है और मूव करके यहाँ तक ये इसी माध्यम में ऐसे आए, ठीक है। इंसिडेंट रे आकर के स्लैब पर टकराया पॉइंट ऊपर, और वहां से टकराने के बाद अभिलंब की ओर झुक गया। अभिलंब की ओर क्यों झुका, क्योंकि यहाँ पर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब रे आता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब जब यहाँ से फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब ये रे ऑफ लाइट ये जाता कैसे, रे ऑफ लाइट ऐसे जाता है, लेकिन ये गुजरेगा कैसे, ये अब रेयर डेंसर मीडियम से सघन से विरल की ओर आ रहा है, डेंसर से रेयर में आ रहा है, तो डेंसर से रेयर में आ रहा है तो अभिलंब से ये दूर भागेगा, ये ऐसे होकर के
ये निकल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर करीब कैसे निकल गया, करीब इनकम डैश ये अभिनव हो गया, पॉइंट इसको मान लेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स पॉइंट पर, ये आने के बाद फिर ये इसका इस तरह बनेगा। तो जब वो ये इंसिडेंस रेट का ओरिजिनल जो पाथ है, जो ग्लास स्लैब से जब निकलता है तो उसका पाथ जो है वो बदल जाता है। ये क्यों बदलता है? ये रिफ्रैक्शन के कारण बदलता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बदलता है। अब इसको ये जो रे अब ग्लास स्लैब से निकल रहा है, इसको एक नया नाम दिया जाता है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, ये हो गया निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और इंसिडेंट रे, आपतित किरण, दोनों के जो भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, और दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों के जो बीच का लंबा डिस्टेंस है, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन कहते हैं दोनों रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं फाइनल रिफ्लेक्शन पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो एंगल ऑफ, और फिर ये यहाँ पर देखा जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, और ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है। ये निर्गत किरण हो गया, ये निर्गत कोण हो जाता है। इसको इससे इंडिकेट करते हैं, इसको किससे इंडिकेट करते हैं? इस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको इससे इंडिकेट। तो ये जो एक नया टर्म है, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस का, क्लियर है? बताइएगा। अब हम देखते हैं कि कोई प्रकाश की किरणें अगर इस स्लैब पर परपेंडिकुलर आकर गिरती है, ये इंसिडेंट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर है ग्लास स्लैब पर, तो ये परपेंडिकुलर ही निकल रहा है। जब इंसिडेंस रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलर पड़ेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएगा 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0। तो ये सीधे ही उसको पार करता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, उसके बाद थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब की मोटाई पर, और उसके बाद फिर ये डिपेंड करता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक इस ग्लास स्लैब का क्या है, उस पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अगर लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये तीनों फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अधिक होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर इसका थिकनेस ग्लास का ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारे जीवन में इफेक्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कि एक ग्लास का एक टब है, इसमें पानी भरा है, इसमें एक पेंसिल हम इसमें डालते हैं, पेंसिल को हम इस टब में डालें। अब पेंसिल तो स्ट्रेट है, हमको दिखना चाहिए भी स्ट्रेट, इस टब में स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन क्योंकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, जैसे ही डेंसर दिखना चाहिए तो ये सीधा, लेकिन ये हमको मुड़ा हुआ दिखेगा। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जब पेंसिल हमको जो बिल्कुल सीधा है, वो जब पानी में उसको डालते हैं तो पानी में डाला हुआ भाग उसका मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, टब लेते हैं, दो टब लेते हैं, इसमें एक सिक्का यहाँ पर रखते हैं, सिक्का रखते हैं। अब इसको जब हम यहाँ पर से देखते हैं, इसको जब हम यहाँ पर से देखेंगे तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमारे यहाँ से आ रहा है, इसमें जब हम यहाँ पर से देखते हैं तो रे ऑफ लाइट यहाँ है और ये तो यहाँ पर जो है तो हमको सिक्का नहीं दिख रहा है, सिक्का हमको यहाँ पर है, लेकिन जब हम इसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये सिक्का हमको दिखने लगता है। तो इसके बाद जो सिक्का यहाँ पर था पानी में आएगा तो ये बैंड होकर के सिक्का भी ऊपर की ओर यहाँ पर दिखेगा, और ये हम इसको आसानी से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए कि जो बर्तन होता है, बर्तन में या तालाब में अगर पानी भरा हुआ है, तालाब में पानी भरा हुआ है, उसमें जो हमारा हम देखेंगे अगर ऊपर से तो हमको उसका बेस जो है, तो पानी अगर बिल्कुल साफ है तो उसका बेस हमको
ऊपर दिखाई देगा, जो ओरिजिनल डेप्थ है, ओरिजिनल जो गहराई है उससे ऊपर दिखाई देता है। ये भी कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश में जो तारे तारे टिमटिमाते रहते हैं वो भी हमको रिफ्लेक्शन के कारण ही वैसा दिखता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कर रहा है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incident all lie in the same plane. The incident ray, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों दर्पण के तीनों जो है वो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में रहेगा। दूसरा क्या था? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। निश्चित मीडियम में, निश्चित माध्यम में, दो निश्चित माध्यम में इंसिडेंट रे के द्वारा जो बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। तो दूसरा रूल कहता है आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। दो समान माध्यम में, दो समान माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का मान हमेशा कांस्टेंट होता है। यही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करता है।